नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 18 से 27 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को, जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान IHD द्वारा जारी, जिसमें भारत में बेरोजगारी की उच्च दर विशेषकर युवाओं और शिक्षित वर्ग में और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अगर रिपोर्ट के प्रमुख स्तंभ की बात करें तो युवा बेरोजगारी। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी आबादी में 83% हिस्सा युवाओं का है। शिक्षित बेरोजगारी की बात करें तो कुल बेरोजगार युवाओं में शिक्षित युवाओं या उससे ऊपर की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई है। इसका मतलब है कि पढ़ाई के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। लैगिंग अंतर। श्रम बल भागीदारी दर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें मामूली सुधार हुआ है। रोजगार की प्रकृति। अनौपचारिक क्षेत्र। भारत में अभी भी लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा का अभाव है। स्वरोजगार। रिपोर्ट बताती है कि स्वरोजगार और कैजुअल लेबर, दिहाड़ी मजदूरी अभी भी प्राथमिक स्रोत बने हुए हैं। गिग इकोनॉमी। डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित काम जैसे डिलीवरी, फ्रीलांसिंग बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ काम की अनिश्चितता और कम वेतन बड़ी चुनौतियां हैं। कौशल विकास में कमी। रिपोर्ट के अनुसार केवल कौशल प्रमाणन पर्याप्त नहीं है। उद्योगों की मांग और युवाओं के पास मौजूद हुनर के बीच बड़ा स्किल गैप है, जिससे उत्पादकता प्रभावित हो रही है। नीतिगत सिफारिशें। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार। खेती से हटकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अधिक नौकरियों के अवसर प्रदान करना। शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उसे बाजार की जरूरतों के साथ जोड़ना। अर्थात जो हमारे इंडिया में जो शिक्षा है, वो सिर्फ उसको ज्ञान लेकर सिर्फ डिग्री मिल रही है, और जब ये बच्चे किसी कंपनी में या कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो उनके पास स्किल की कमी होती है। स्किल बेस्ड चीज़ें वहाँ पे नहीं सिखाई जा रही हैं। तो मैं शिक्षा में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़नी चाहिए जिससे कि बच्चे अपने भविष्य के बारे में कुछ कर सकें। अगला है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल और बेहतर वेतन सुनिश्चित करना, ताकि श्रम बल में उनकी भागीदारी बढ़े। MSME को बढ़ावा। छोटे उद्योगों को डिजिटल और वित्तीय सहायता देना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करते हैं। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य तथ्य की बात करें तो संस्थाएं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ILO का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और IHD, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है या कह सकते हैं ऑफिस है, वो नई दिल्ली में है। तुलनात्मक डेटा। 2000 से 2022 के बीच रोजगार के रुझानों के विश्लेषण किया गया है। LFP रेट। 2019 के बाद से इसमें थोड़ा सुधार देखा है, लेकिन वह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के कारण है। अगली खबर की बात करते हैं। मीडिया के खिलाफ स्लैप मुकदमों पर चिंता। तो रिपोर्ट के अनुसार धनी लोग अदालतों का उपयोग मीडिया और नागरिक समाज को चुप करने के लिए कर रहे हैं। स्लैप का पूर्ण रूप। स्लैप स्ट्रेटजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसका हिंदी अर्थ है सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमा।
तो स्लैब मुकदमा क्या होता है? पहले ये समझते हैं कि स्लैब मुकदमे क्या होते हैं। कि ये ऐसे मुकदमे होते हैं जिनका उद्देश्य कानूनी जीत हासिल करना नहीं, बल्कि सामने वाले जैसे पत्रकार हो गए, कोई एक्टिविस्ट है या एनजीओ को डराना, चुप कराना और मानसिक आर्थिक रूप से थकाना होता है। कौन करता है? आमतौर पर शक्तिशाली लोग, बड़े कारपोरेट घराने या प्रभावशाली राजनेता। किसके खिलाफ करते हैं? उन पत्रकारों या नागरिक समाज के लोगों के खिलाफ जो उनके भ्रष्टाचार या गलत कामों का उजागर करते हैं। तो कोई भी जो शक्तिशाली लोग हैं या कॉरपोरेट हैं जिनके पास पावर है, तो उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, उनके गलत कामों को जो है उजागर करने का प्रयास करता है, तो ये लोग उनके खिलाफ स्लैब मुकदमे दर्ज कराते हैं, अर्थात उन्हें लगातार पुलिस का और जो है अदालत के चक्कर लगवाते रहते हैं, जिससे वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है। तो रिपोर्ट की मुख्य चिंताएं क्या हैं? तो हालिया चर्चाओं और रिपोर्ट के अनुसार भारत और दुनिया भर में स्लैब का चलन बढ़ा है। अदालतों का दुरुपयोग, धनी लोग मानहानि के दीवानी और फौजदारी मुकदमों का उपयोग हथियार की तरह कर रहे हैं। प्री ट्रायल इंजेक्शन, पूर्व परीक्षण बोधगया। अदालतें अक्सर रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले ही उस पर रोक लगा देती हैं, जिससे जनता तक जानकारी नहीं पहुंच पाती। संसाधनों की बर्बादी, तो छोटे मीडिया संस्थानों के पास बड़े वकीलों की फीस भरने के पैसे नहीं होते, जिससे वे डर कर खबरें वापस ले लेते हैं। संवैधानिक और कानूनी संदर्भ, अनुच्छेद 19(1) का फर्स्ट, तो यह भारतीय नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। स्लैब मुकदमे इसी मौलिक अधिकार पर हमला है। न्यायिक सक्रियता, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अदालतों को ऐसे मुकदमों की पहचान शुरुआती चरण में ही कर लेनी चाहिए और उन्हें दुर्भावनापूर्ण मानकर खारिज कर देना चाहिए। संतुलन, जहां एक तरफ व्यक्ति के सम्मान की रक्षा जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ जनहित में की गई पत्रकारिता को सुरक्षा मिलना भी अनिवार्य है। समाधान या आगे की राह क्या है इसमें? एंटी स्लैब कानून। कई देश जैसे अमेरिका के कुछ राज्य और कनाडा में एंटी स्लैब कानून है, जो ऐसे फर्जी मुकदमों को तुरंत खारिज करने की शक्ति देते हैं। भारत में भी ऐसे कानून की मांग बढ़ रही है। जुर्माना, अगर साबित हो जाए कि मुकदमा केवल परेशान करने के लिए था, तो वाद यथार्थ मुकदमा करने वाले पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। परीक्षा के लिए अगर हम लोग देखें कुछ शब्दावली, तो चिलिंग इफेक्ट क्या है? जब कानूनी डर की वजह से लोग सच बोलना बंद कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग चिलिंग इफेक्ट। फोरम शॉपिंग, जब शक्तिशाली लोग ऐसी अदालतें चुनते हैं जहां से उन्हें राहत मिलने की संभावना ज्यादा हो या जहां विपक्षी को पहुंचने में दिक्कत हो। अगली खबर है ईरान का सेजिल मिसाइल। तो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के बीच ईरान ने अपनी उन्नत सेजिल मिसाइल प्रणाली का उपयोग किया। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सेजिल मिसाइल मुख्य तथ्य प्रकार, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ईंधन, दो चरणीय ठोस ईंधन है। मारक क्षमता लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर है। पेलोड क्षमता लगभग 700 किलोग्राम का युद्धक ले जाने में सक्षम है। उपनाम, इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि यह उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदलने और दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। तकनीकी विशेषताएं, ठोस ईंधन तकनीक, सेजिल ईरान की पहली मध्यम दूरी की मिसाइल है जो पूरी तरह से ठोस ईंधन पर आधारित तरल ईंधन वाली मिसाइलों जैसे शहाब 3 की तुलना में इसे बहुत कम समय में महज कुछ मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। दो चरणीय डिजाइन, यह मिसाइल दो चरणों में काम करती है। पहले चरण में इसे वायुमंडल से बाहर ले जाता है और दूसरा
चरण में अपने लक्ष्य को तेजी से बढ़ती है, जिससे इसकी सटीक और रेंज बढ़ जाती है। गति और मारक क्षमता, तो यह मिसाइल मैक 4 से 5 ठीक मैक 4 से 5 गति तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के नंताज शहर से लॉन्च करने पर यह सिर्फ 7 मिनट में इजराइल के तेल अवीव तक पहुंच सकती है। गतिशीलता, तो इसे सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे ट्रैक करना और नष्ट करना कठिन होता है। हालिया उपयोग और संदर्भ की बात करें तो ईरान ने मार्च 2026 में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 ठीक है, नाम है इसका ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के दौरान पहली बार सेजिल मिसाइल के युद्ध में इस्तेमाल का दावा किया। इसका उपयोग इजराइल के सैन्य और रक्षा ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा की तुलना कराई गई है। जैसे बात करते हैं सेजल और सहाब 3 मिसाइल में क्या तुलनात्मक है, तो अगर सेजल की बात करें तो इसमें ठोस ईंधन होता है और सहाब 3 में तरल होता है। सेजल को तैयार करने में या लॉन्च करने में बहुत कम समय लगता है, वहीं सहाब 3 को अधिक समय लगता है। मारक क्षमता इसकी 2000 से 2500 किलोमीटर है, वहीं सहाब की 1300 से 2000 किलोमीटर है। रैड्स वजह एंटी रडार कोटिंग के साथ उन्नत है ये, और तुलनात्मक रूप से कम जो है क्षमता की है। अगली खबर है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF विधेयक 2026। तो भारत सरकार द्वारा CAPF के प्रबंधन और परिचालन सुधार के लिए नया विधेयक प्रस्तावित किया है। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। विधेयक का उद्देश्य क्या है, तो CAPF में उच्च कमांड संरचना को व्यवस्थित करना, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय और विभिन्न बलों जैसे CRPF, BSF एटसेट्रा के लिए एक समान सेवा नियम बनाना। तो प्रमुख प्रावधान क्या लाए गए इसमें, तो IPS प्रतिनियुक्ति का वैधीकरण, IG स्तर के 50%, ADG के न्यूनतम 67% और DG तथा SDG के 100% पद जो होंगे वो IPS के लिए आरक्षित होंगे। शासन संरचना, यह कानून विभिन्न CAPF के मौजूदा अलग अलग अधिनियमों पर हावी होगा, जो प्रशासन एकरूपता लाएगा। पृष्ठभूमि, यह 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में आया है, जिसने कैडर अधिकारियों के मनोबल और करियर की प्रगति के लिए IPS प्रतिनियुक्ति को चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्देश दिया था। विवाद और चुनौतियों की बात करें तो कैडर बनाम IPS, तो पूर्व कैडर अधिकारियों द्वारा इस कदम का विरोध, क्योंकि इससे उनके प्रमोशन के अवसर सीमित होते हैं। न्यायिक आदेश से टकराव, तो यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के फैसले को प्रभावी ढंग से पलट सकता है। महत्व, केंद्र सरकार का मानना है कि जटिल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों जैसे वामपंथी उग्रवाद, सीमा सुरक्षा के लिए एकीकृत कमांड संरचना अर्थात IPS आवश्यक है। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन, तो देश में विकसित पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण और लॉन्च महत्वपूर्ण है, जो स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देता है। तो इसको परीक्षा की दृष्टि से इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो डेवलपर, तो यह तकनीक उपलब्धि वॉक्सगिट्स नाम के स्टार्टअप को मिली है, जिसे जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्पटू का समर्थन प्राप्त है। तकनीक, यह मशीन ड्राई मैग्नेट तकनीक का उपयोग करती है, जो अन्य MRI मशीनों की तरह तरल हीलियम पर निर्भर नहीं है।
इससे लागत कम होती है। प्रमुख विशेषताएं: लागत विदेशी मशीनों से लगभग 40% सस्ती है। स्थापना: इसे नागपुर, चंद्रपुर में और अब एम्स दिल्ली में परीक्षण के लिए स्थापित किया गया है। पावर और मोबिलिटी की बात करें तो यह कम बिजली का उपयोग करती है, बिजली के झटकों के प्रति प्रतिरोध है और इसका वजन 2 से 3 टन है, जिससे यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपयुक्त है। महत्व: आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत अभी भी 80 से 85% चिकित्सा उपकरण आयात करता है। स्कैन एरा यह स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद चित्रण नामक राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित की गई है। महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करें तो यह मशीन 1.5 टेस्ला क्षमता वाली है, जो शरीर के आंतरिक अंगों, कैंसर की जांच और न्यूरोसर्जरी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग प्रदान करती है। अगली खबर देखते हैं। शहीद दिवस 23 मार्च तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को याद किया गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो 23 मार्च को हम लोग हर साल जो है शहीद दिवस मनाते हैं। अगला देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, और 23 मार्च को ही हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगली खबर है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव तो वरिष्ठ IAS अधिकारी नंदनी चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगली खबर है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स पुरस्कार तो अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्त को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूके हाउस ऑफ कॉमन्स से सम्मानित किया गया। मुख्य विवरण: सम्मान का नाम महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड फॉर आर्ट एंड कल्चर। आयोजन स्थल: हाउस ऑफ कॉमन्स पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, लंदन। अवसर तो इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात 8 मार्च के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान प्रदान किया गया। प्रदानकर्ता कौन थे? यह सम्मान ब्रिटिश सांसद सीमा मल्होत्रा और भारतीय मूल के पूर्व वरिष्ठ सांसद वीरेंद्र शर्मा द्वारा प्रदान किया गया। आयोजक: इस कार्यक्रम का आयोजन ग्लो वुमेन CIC नामक संस्था द्वारा किया गया था, जो वैश्विक स्तर पर महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। सम्मान प्रदान करने वाली विभूतियां तो यह पुरस्कार ऋतुपर्ण सेनगुप्त को ब्रिटिश संसद के प्रमुख सदस्यों द्वारा प्रदान किया गया। सीमा मल्होत्रा तो ब्रिटिश सांसद और समानता मंत्री। वीरेंद्र शर्मा भारतीय मूल के वरिष्ठ ब्रिटिश सांसद। ऋतुपर्ण सेनगुप्त का योगदान तो वह एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई है। उन्हें न केवल उनके अभिनय के लिए बल्कि दशकों से भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और इसके माध्यम से सामाजिक विमर्श को आकार देने के लिए पहचाना गया। तो परीक्षा के लिए अगर स्टैटिक जीके देखें तो यूके संसद की संरचना तो इसमें 2 सदन होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स जो निचला सदन कहलाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 तो प्रमुख पुरस्कार की बात करें हिंदी के लिए लेखिका ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए सम्मानित किया जाएगा। अन्य प्रमुख घोषणाएं: नवतेज सरना को भी पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण: साहित्य अकादमी ने 16 मार्च 2026 को 24 भाषाओं के लिए विजेताओं की घोषणा की, जिनमें 8 काव्य संग्रह, 4 उपन्यास और 4 कहानी संग्रह शामिल हैं।
पुरस्कार की संरचना, इसमें एक ताम्रपत्र, शॉल और 1 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। साहित्य अकादमी के बारे में देखें तो स्थापना हुई थी 1954 में संस्कृति मंत्रालय के तहत। पुरस्कार मानदंड, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 24 भाषाओं हिंदी अंग्रेजी सहित में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, तो इसके तहत 24 भाषाओं में साहित्यिक अनुवाद के लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला है नक्शा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी भूमि शासन अर्थात अर्बन लैंड गवर्नेंस में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता लाना है। नक्शा कार्यक्रम विस्तृत परीक्षा विवरण, पूरा नाम नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, मंत्रालय है इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। लक्ष्य, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण, सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण। प्रमुख तकनीकी, उच्च रेजोल्यूशन वाले ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात GIS का उपयोग करना। कार्यान्वयन भागीदार, सर्वे ऑफ इंडिया, तकनीकी विशेषता और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक। नक्शा के प्रमुख घटक और लाभ की बात करें तो पारदर्शिता और सटीकता, डिजिटल मैपिंग के कारण भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी और संपत्ति स्वामित्व की सटीक जानकारी मिलेगी। शहरी नियोजन, तो सटीक डेटा का उपयोग स्मार्ट सिटी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और संपत्ति का कर प्रशासन को बेहतर बनाने में किया जाएगा। समय और दक्षता, पारस्परिक सर्वेक्षण विधियों को प्रतिस्थापित कर यह समय पर भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा। पायलट प्रोजेक्ट, शुरुआत में यह प्रोजेक्ट के रूप में 4142.63 वर्ग किलोमीटर के दायरे में लागू किया जा रहा है और आगे 4912 शहरी स्थानीय निकायों तक विस्तृत होगा। वित्त पोषण, यह पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसका पायलट लागत लगभग 194 करोड़ है। परीक्षा के लिए प्रासंगिकता बात करें, ई गवर्नेंस, भूमि प्रशासन में IT आधारित प्रणाली, सतत विकास, सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा, आर्थिक विकास, संपत्ति के स्पष्ट रिकॉर्ड से रियल एस्टेट लेन देन और बैंक ऋण प्रक्रिया में आसानी। क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया ताकि छोटे व्यवसायों को ऋण आसानी से मिल सके। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य देखें इसमें, तो उद्देश्य है उच्च जोखिम वाले छोटे उधारकर्ताओं को MFIs के माध्यम से बिना किसी अड़चन के ऋण देने और बैंकों के जोखिम को कम करना। गारंटी प्रदाता, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। गारंटी कवरेज की बात करें, छोटे MFIs डिफॉल्ट राशि का 80%, मध्यम MFIs डिफॉल्ट राशि का 75% और बड़े MFIs डिफॉल्ट राशि का 70%। मुख्य शर्तें और सीमा क्या रहेंगी, तो समय सीमा यह योजना 30 जून 2026 तक या 20,000 करोड़ की गारंटी जारी होने तक वैध है। ब्याज दर सीमा की बात करें तो बैंकों द्वारा MFIs को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर EBLR या MCLR प्लस 2% से अधिक नहीं होगा। ऋण सीमा की बात करें तो प्रति उधारकर्ता अधिकतम 20 करोड़ तक की गारंटी। उपयोग, कम से कम 80% राशि का उपयोग नए ऋण देने के लिए
किया जाना अनिवार्य है। लाभ की बात करें तो यह योजना कोविड-19 के बाद के आर्थिक सुधार को गति देने, ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। रेलवे क्यूआर कोड पहल। तो रेलवे ने अनधिकृत वेंडिंग को रोकने के लिए फूड पैकेट पर क्यूआर कोड से पहचान की व्यवस्था शुरू की है। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु देखें तो उद्देश्य है ट्रेन में अनधिकृत वेंडिंग को समाप्त करना, यात्रियों को स्वच्छ या स्वस्थ भोजन प्रदान करना और पारदर्शिता बढ़ाना। क्यूआर कोड विशेषता, स्कैन करने पर खाना बनाने का समय, पैकिंग की तारीख और किचन का विवरण मिलता है। क्यूआर कोड वेंडर आईडी, तो वेंडर की पहचान, नाम, आधार नंबर, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। कानूनी आधार, तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 144 के तहत अनधिकृत रूप से सामान बेचना दंडनीय अपराध है। कार्यान्वयन की बात करें तो यह पहल IRCTC और रेलवे प्रशासन द्वारा की जा रही है। लाभ, यात्रियों को बासी खाना मिलने की शिकायतों में कमी, वेंडरों की जवाबदेही और सुरक्षित भोजन की गारंटी। यह पहल रेलवे के खान पान सेवाओं में डिजिटल सुधार और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली न्यूज़ है भवानी नदी। तो हाल ही में तमिलनाडु केरल सीमा पर एक घायल हाथी की निगरानी के कारण यह नदी चर्चा में रही। यह कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भवानी नदी के बारे में। तो ये देखिए जो है नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती है। लगभग जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो 2200 मीटर है और इसकी कुछ सहायक नदियाँ दी गई हैं जैसे मोयार नदी, सुवनी नदी और कुंडा नदी, कुंडमुपल्ली नदी। तो ऐसे होते हुए भवानी नदी जो है कावेरी नदी में आकर मिल जाती है। तो इससे जो मुख्य तथ्य हैं उनको देख सकते हैं और यहाँ पर भी याद रखने की ट्रिक भी दी गई है कि ये नीलगिरी से निकलती हुई केरल, कोयम्बटूर, इरोड, कुडुथरई से होते हुए आके कावेरी में मिल जाती है। तो उद्गम होता है पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती है। प्रवाह मार्ग की बात करें तो यह नीलगिरी से निकलकर पश्चिम की ओर केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में प्रवेश करती है। इसके बाद यह पूर्व की ओर मुड़कर वापस तमिलनाडु, कोयम्बटूर और इरोड जिले में आती है। अंत में इरोड जिले के भवानी शहर में कुथुडुरई नामक स्थान पर कावेरी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ बात करें तो दाएं तट से अगर देखेंगे तो सिरुवानी नदी कोयम्बटूर के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत और कुडुम्बडपलम नदी है। बाएं तट से मोयार नदी जो मुदुमल्ले नेशनल पार्क से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदी और कुंडा नदी। प्रमुख बांध, भवानी सागर बांध यह भारत के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है जो इरोड जिले में स्थित है। अगला है कोडीवेरी बांध। यह भी इसी नदी पर स्थित एक ऐतिहासिक सिंचाई बांध है। पारिस्थितिकी महत्व की बात करें तो यह नदी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क की जीवन रेखा मानी जाती है। उपयोग, इस नदी का जल का लगभग 90% हिस्सा कृषि सिंचाई के उपयोग किया जाता है। अगली खबर है जेवर एयरपोर्ट। तो इस एयरपोर्ट के उद्घाटन और परिचालन की तारीखों को लेकर सरकारी स्तर पर महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। उद्घाटन की तिथि थी इसकी 28 मार्च 2026। आधिकारिक नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। स्थान इसका जेवर, गौतम बुद्ध नगर, जिला उत्तर प्रदेश। मॉडल, यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मॉडल के तहत बन रहा है जिसे ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की सहायक कंपनी विकसित कर रही है। क्षमता की बात करें तो चरण फर्स्ट में 12 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष का टारगेट है। कुल क्षमता है 2050 तक। 4 चरणों में विकसित होने के बाद यह 60 से 120 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ
भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन सकता है। विशेषता, यह भारत का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा जिसमें कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होगा। रनवे, फिलहाल एक रनवे चालू होगा, भविष्य में कुल 8 रनवे की योजना है। उद्देश्य की बात करें तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भार कम करना और यूपी में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। क्रिकेट संन्यास, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान एलिसा हेली ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अंतिम मैच भारत के खिलाफ पर्थ के WACA ग्राउंड में मार्च 2026 में होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच उनका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। संन्यास का कारण मानसिक थकान, चोटें और T20 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिए टीम को नया कप्तान देने का निर्णय। करियर रिकॉर्ड की बात करेंगे तो अनुभव, लगभग 16 साल का अंतर्राष्ट्रीय करियर, 2010 में उन्होंने डेब्यू किया था। मैच, सभी प्रारूपों टेस्ट, ODI, T20 में लगभग 300 मैच। रन, लगभग 7000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन। विकेट कीपर रिकॉर्ड 275 प्लस कुल बर्खास्तगी। उपलब्धियां, 8 बार ICC विश्व कप खिताब जीतने वाली टीम की सदस्य। कप्तानी, 2023 में मैग लैनिंग के बाद कप्तान संभाली। 2024-25 महिला एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ 16-0 से क्लीन स्वीप किया। नोट, वह भारत के खिलाफ T20 मैच में नहीं खेलेंगी ताकि ऑस्ट्रेलिया आगामी 2026 T20 विश्व कप की तैयारी कर सके। अगला है नए ग्रैंड मास्टर, तो आर्यन वासने जो कि दिल्ली के निवासी हैं, भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो परीक्षा के मुख्य दृष्टि से मुख्य बिंदु देखें तो नाम है इनका आर्यन वाडे। उपलब्धि, भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। स्थान है दिल्ली, और दिल्ली में अगर देखा जाए तो 8वें ग्रैंड मास्टर हैं। टूर्नामेंट 16वां अनंतर मार्गेन मेमोरियल आर्मेनिया में खेला इन्होंने। समय जनवरी 2026। विशेषता, 21 वर्षीय आर्यन ने पिछले 6 महीनों में 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स हासिल किए, एक ग्रीस में, बांग्लादेश और आर्मेनिया में। ऐतिहासिक महत्व, इन्होंने बिना किसी पेशेवर कोच के घर पर रहकर यह सफलता प्राप्त की। विवरण की बात करें तो अंतिम दौर, उन्होंने FM त्रिगना अंडसुमानिया के खिलाफ 8वें दौरे में ड्रॉ के साथ अपना अंतिम नॉर्म पूरा किया। रेटिंग, ग्रैंड मास्टर खिताब की पुष्टि के समय उनकी FID रेटिंग 2513 थी। पृष्ठभूमि, यह उपलब्धि उनके आत्म अनुशासन और पिता द्वारा दी गई शिक्षा का परिणाम है। हालिया सफलता, उन्होंने दिसंबर 2025 में 9x9 के परफेक्ट स्कोर के साथ भीलवाड़ा रेटिंग ओपन भी जीता था। अगली खबर है खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो इसके पहले संस्करण में मणिपुर ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य विवरण देखें तो संस्करण था प्रथम। आयोजन स्थल घोघला बीच द्वीप दीव है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। तो अवधि 19 से 24 मई 2025। विजेता रहा मणिपुर। कुल 14 पदक, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य। शुभांकर था पर्स द डॉल्फिन। गाइडलाइन, खेल के सितारे दीव के किनारे, ये था इसका टैगलाइन। यहाँ 3 शीर्ष राज्यों की पदक तालिका दी गई है। तो सबसे पहले है मणिपुर जिसके पास 5 स्वर्ण, 6 रजत, कांस्य 3 और कुल मिला के हो गए 14। महाराष्ट्र 5 स्वर्ण, रजत 5, कांस्य 10, कुल पदक थे 20। नागालैंड 5 स्वर्ण, रजत 3 और कांस्य 5, कुल पदक हो गए 13। तो रैंक देखा जाए तो रैंक फर्स्ट रही मणिपुर की। स्वर्ण थे उसके पास 5, रजत थे 6 और कांस्य थे 3, तो कुल पदक हो गए 14। और महाराष्ट्र के पास थे 5 स्वर्ण, रजत 5 और कांस्य थे 10, उसके पास हो गए कुल 20। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026। तो इस सूचकांक में पाकिस्तान को
पहले स्थान पर रखा गया है, जो वैश्विक सुरक्षा परिषद को परिदृश्य को दर्शाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से देखें तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो पहली बार पहले स्थान पर 2025 में 1139 मौतें 6% मौतें हुई और 6% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई। भारत का स्थान 13वां स्थान, स्कोर रहा इसका 6.428, जो आतंकवाद से मध्यम प्रभावित स्थिति दर्शाता है। सबसे प्रभावित क्षेत्र दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और उप सहारा अफ्रीका, बुर्किना फासो, नाइजर, DRC आतंकवाद के प्रमुख केंद्र बने। प्रमुख आतंकवादी समूह की बात करें तो इस्लामिक स्टेट IS, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन JNIM, तारीक तालिबान पाकिस्तान TTP और अल शबाब। वैश्विक रुझान, कुल मौतों में 28% की कमी और हमलों में 22% की गिरावट आई है। पाकिस्तान में बढ़ती स्थिति कारण TTP का उदय, पाकिस्तान में आतंकी हमलों में वृद्धि के लिए तारीक तालिबान पाकिस्तान मुख्य रूप से जिम्मेदार है। क्षेत्रीय अस्थिरता, तो अफगानिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध और तालिबान के सत्ता में आने के बाद सीमा पार आतंकवाद में बढ़ोतरी। प्रांतीय हिंसा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में 74% से अधिक हमले और 67% मौतें दर्ज की गई, जो आंतरिक सुरक्षा विफलता को दर्शाती है। महत्व की बात करें तो यह सूचकांक पाकिस्तान की कमजोर आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद रोधी रणनीतियों की विफलता को उजागर करता है, जो दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है। अब देखते हैं इन सब पर आधारित MCQ प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया हम लोग को, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन ए है IMF और वर्ल्ड बैंक, बी है ILO और ISD, सी है नीति आयोग और RBI, और डी है UNDP और WHO। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ILO और ISD। अगला प्रश्न है, भारत में कुल बेरोजगारों में युवाओं की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए 65%, बी 70%, सी 83%, डी 50%। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 83%। अगला है, स्लैब का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसमें बताइए कि स्लैब का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्ट्रेटजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगला है, स्लैब मुकदमे किसके खिलाफ अधिक होते हैं? ऑप्शन ए किसानों के खिलाफ, बी पत्रकार और एक्टिविस्ट, सी छात्रों के खिलाफ, डी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, पत्रकार और एक्टिविस्ट। अगला है, सेजिल मिसाइल किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है इराक, बी ईरान, सी इजराइल, डी तुर्की। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, ईरान। अगला है, सेजिल मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 500 किलोमीटर, बी 1000 किलोमीटर, सी 2000 से 2500 किलोमीटर, डी 5000 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी,
2000 से 2500 किलोमीटर। अगला है CAPF विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा सुधार, बी सेना आधुनिकीकरण, सी CAPF प्रबंधन सुधार, डी कृषि विकास। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी CAPF प्रबंधन सुधार। अगला है भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन किस स्टार्टअप ने विकसित की? ऑप्शन ए है टाटा, बी रिलायंस, सी वॉक्सखल ग्रिड्स, डी इंफोसिस। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी वॉक्सखल ग्रिड्स। अगला है MRI मशीन में कौन सी तकनीकी का उपयोग हुआ है? तो लिक्विड नाइट्रोजन, बी ड्राई मैग्नेट, सी सोलर टेक, डी AI टेक। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ड्राई मैग्नेट। अगला है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 23 मार्च, डी 2 अक्टूबर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 23 मार्च। अगला है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1954, डी 1960। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 1954। अगला है नक्शा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी भूमि सर्वेक्षण, डी रक्षा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी भूमि सर्वेक्षण। अगला है नक्शा कार्यक्रम में किस तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए AI, बी ड्रोन और GIC, सी है ब्लॉकचेन और डी है रोबोटिक्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ड्रोन और GIS। अगला है क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 किसके लिए है? ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स, बी फार्मर्स, सी MFIs, डी एक्सपोर्टर्स। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा MFIs। अगला है रेलवे QR कोड पहल का उद्देश्य क्या है? नंबर ए टिकट बुकिंग, बी सुरक्षा, सी अनधिकृत वेंडिंग रोकना, डी ट्रेन स्पीड बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अनधिकृत वेंडिंग रोकना। अगला है भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी कावेरी। अगला है जेवर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, बी नोएडा, सी लखनऊ, डी जयपुर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी नोएडा। अगला है भारत के 92 ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन ए है प्रज्ञानंद, बी विश्वनाथन आनंद, सी आर्यन वारस्टेड, डी अर्जुन एरिगेसी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आर्यन वारस्टेड। अगला है खेलो इंडिया बीच गेम्स
2025 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मणिपुर, सी गुजरात, डी गोवा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी मणिपुर। अगला है ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान का स्थान क्या है? ऑप्शन ए दूसरा, बी तीसरा, सी पहला और डी है पांचवा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी पहला। तो ये रहे 18 से 27 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के करंट अफेयर के साथ। तब तक आपने तैयारी को बनाए रखिए। धन्यवाद।